हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो साइंस आई थी आपकी, उसके एक टॉपिक के। ये टॉपिक मैं करा चुकी हूँ पहले, जो कि हमारा साउंड का टॉपिक था, ध्वनि का टॉपिक था। ठीक है। आपकी जो ध्वनि होती है वो तीन तरह की होती है। एक होती है श्रव्य तरंगे, वेव्स बोला जाता है इनको, साउंड वेव्स। एक होती है आपकी अवश्रव्य तरंगे और एक होती है आपकी प्राश्रव्य तरंगे। ये जो मनुष्य सुन सकता है, मैं एक बार बता देती हूँ। श्रव्य जो तरंगे होती हैं, मतलब सुनने योग्य जो होती हैं, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के बीच में होती हैं। ये ध्यान रखिएगा। मनुष्य इन तरंगों को सुन सकता है। वायु में कौन सी तरंगे होती हैं? ध्वनि तरंगे होती हैं। वायु के कारण ही हम सुन पाते हैं एक दूसरे को या आवाज़ सुन पाते हैं। ध्वनि को एक माध्यम चाहिए होता है, ठीक है, प्रकाश को नहीं, ध्वनि को माध्यम चाहिए होता है। उसके अलावा ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि होती है, फिर लिक्विड में उससे कम और फिर गैस में उससे कम। अगर आपके पास एक बर्फ़ का टुकड़ा है, ये आइस है, इस पे आप कुछ भी हिट करोगे तो ज़ोर की आवाज़ आएगी, क्योंकि ठोस में जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल बाउंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं। ठीक है जी। अगर हम लिक्विफाइड, अगर मान लो मेरे पास एक गिलास पानी है और मैं उसको किसी और कंटेनर में डाल रही हूँ, तो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, लिक्विड में कम आवाज़ आएगी। गैस का सिलेंडर भरा हुआ है, हमें गैस के सिलेंडर की आवाज़ बिल्कुल ध्यान से जब हम सुनते हैं, या गैसियस की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, या गैसियस में जितने भी सब्सटेंस होते हैं, उनकी हमें बहुत ही कम आवाज़ सुनाई देती है। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ध्वनि और जो हमारी साउंड वेव्स हैं उसको यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूँगी। अवश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? ये होती हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, अवश्रव्य शब्द में अव का अर्थ है नीचे और सर्व्य का अर्थ है सुनना, अर्थात इसका पूरा अर्थ हुआ नीचे और कम सुनाई देने वाली तरंगे। इन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। हमारे हृदय से उत्पन्न होने वाली जो तरंगे होती हैं वो अवश्रव्य तरंगे होती हैं। इसको अंडरलाइन कीजिए। हमारे हृदय से जो उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं वो अवश्रव्य हैं, इसीलिए हम क्या सुन नहीं पाते हैं। जिसे सुनने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। ध्यान रखिएगा, हम वैसे नहीं सुन सकते। जो डॉक्टर हमारे अगर हार्ट में प्रॉब्लम है और तो वो स्टेथोस्कोप लगा के सुनता है, इसीलिए इस यंत्र से हम 20 हर्ट्ज से नीचे तक की आवाज़ें सुन सकते। ऐसा क्यों है कि मनुष्य नहीं सुन सकता? हमारे जो पैर होते हैं वो होते हैं ज़मीन पे, ठीक है। हम पैर से थोड़ी सुनते हैं, हम तो कानों से सुनते हैं। जो जानवर धरती पर बैठते हैं, गाय हो गई, हाथी हो गया, दरियाई घोड़ा हो गया, जितने भी जानवर हैं जो कि ज़मीन पर बैठते हैं, क्योंकि उनके कान क्या होते हैं, फिर ज़मीन को टच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम नहीं सुन पाते। अच्छा, मछुआरों को भूकंप आने की सूचना सबसे पहले प्राप्त होती है, क्योंकि जैसे ही भूकंप और सुनामी आने वाली होती है, अवश्रव्य तरंगे स्रावित होती हैं। ये भी ध्यान रखिए, भूकंप आने से अवश्रव्य तरंगे निकलती हैं। अवश्रव्य तरंगों के निकलने से मछलियों में बौखलाहट होती है और इस कारण से मछुआरों को भूकंप और सुनामी का पता लगता है, क्योंकि भाई मछली तो सुन सकती है वो आवाज़। प्राश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स जिसे कहते हैं। प्रा का अर्थ होता है अधिक और श्रव्य का होता है सुनना, अर्थात इसका पूरा अर्थ हुआ अधिक सुनाई देने वाली तरंगे। इन तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। मनुष्य साधारण रूप से ना तो अवश्रव्य तरंगों को सुन सकता है ना प्राश्रव्य को। चमगादड़ एक ऐसा जीव है जिसे बैट बोला जाता है, आपने देखा भी होगा। प्रादर्व्य तरंगों को उत्पन्न करने में भी और सुनने में भी दोनों तरह की क्षमता रखता है। यह खुद 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगों को उत्पन्न करता है और अपने शिकार को भी इसी तरंगों के माध्यम से पकड़ता है। किस किस में यूज़ किया जाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी जब हम कराते हैं, हमारे जो अल्ट्रासाउंड होता है, सोनार समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, हवाई अड्डों पर धुंध जो जम जाती है उसको साफ करने के लिए, और महंगे कपड़ों की धुनाई के लिए भी।
प्राशर्य तरंगों के उपयोग ये में हमने पढ़ लिए हैं। दूसरा है आपका भोज्य पदार्थ में अगर बैक्टीरिया है तो उसको खत्म करने के लिए भी प्राशर्य तरंगों का यूज होता है। ऑडिबल वेव्स या सर्वे तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, मनुष्य इनको सुन सकता है। धमनी की चाल पर दाब का क्या प्रभाव है, मतलब अगर स्पीड ज़्यादा है और प्रेशर, धमनी की चाल है, स्पीड है कुछ और उस पर प्रेशर लगाया जा रहा है तो कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि दाब को घटाया बढ़ाया भी जाए तो धमनी की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। धमनी की चाल पर ताप का क्या प्रभाव होता है, टेम्परेचर का। यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें टेम्परेचर, तब धमनी की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। शुष्क वायु में धमनी की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टेम्परेचर से प्रभाव पड़ेगा, 1 डिग्री टेम्परेचर पर 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी और शुष्क में जो धमनी की चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 लक्षण होते हैं धमनी के, ये हमने कल भी पढ़ा था। तीव्रता क्या होती है, लाउडनेस। तीव्रता धमनी का वह लक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि हमें ज़्यादा तेज सुनाई जाती है या फिर कोई ध्वनि हमें धीमी सुनाई देती है। ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल यूनिट में मापते हैं। बेल का 10वां हिस्सा होता है डेसिबल। ठीक है जी। ध्वनि की फुसफुसाहट में हम कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, 10 से 15 डेसिबल। सामान्य बातचीत में हम 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो हमारी सबसे उपयुक्त डेसिबल मानी गई है सुनने की, वो 45 डेसिबल होनी ही होनी चाहिए। तारत्व पिच, मतलब औरतों की आवाज़ पतली और मर्दों की आवाज़ या पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, जिसके कारण कोई ध्वनि हमको पतली और मोटी सुनाई देती है। जैसे मच्छरों की भिनभिनाहट हो गई, लड़कियों की आवाज़ हो गई, पतली होती है। ध्यान रखिए, पतली आवाज़ का पिच ज़्यादा होगा तारत्व और मोटी आवाज़ का पिच कम होगा। गुणता, क्वालिटी। गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जिस लक्षण के द्वारा हम 2 ध्वनि के अंतर को बता सकते हैं। विश्व में इतने लोग पाए जाते हैं लेकिन प्रत्येक की ध्वनियों में अंतर होता है। कई बार पहचान लेते हैं ना कि आवाज़ तो ऐसी आ रही है कि भाई वो बोल रहा है। जैसे आप किसी दुकान के बगल से निकल रहे हो, दुकान में रखी टीवी पर अमिताभ बच्चन बोल रहा है, तो आपके आवाज़ के आधार पर ये अनुमान लगा लेते हैं जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो उन्हीं की है, अर्थात ध्वनि की गुणता है वो। ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं। जब ध्वनि किसी माध्यम से टकराकर वापस आ जाए, इसे ही परावर्तन कहते हैं। प्रतिध्वनि क्या होती है, जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी परावर्तक सतह से टकराकर परिवर्तित होती है तो इस पर आवर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो हमारा सोर्स है और जो हमारा श्रोता है उसकी दूरी कम से कम कितने मीटर होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई ध्वनि किसी माध्यम से टकराकर वापस ना जाए बल्कि किसी दूसरे ही माध्यम में प्रवेश कर जाए, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है जी। ये ध्वनि के बारे में मेरे को आपको बताना था। वीडियो आपको मिल जाएगी जो कि हम जिसमें 50 क्वेश्चन करेंगे वो PDF वाली सीरीज से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।